एक गांव में चारुलता उर्फ चारू नाम की एक बेहद सुंदर स्त्री रहती थी। चारुलता को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। चारू आराम से सो रही थी कि तभी उसकी माँ विमला उसे उठाती हुई बोली, अरे उठ जा कलमुही, सूरज सर पर चढ़ाया है और तू है कि अभी तक सो रही है। सोने दो ना माँ, थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी। अरे सूरज निकलने के बाद तो रानियां भी उठकर बैठ जाती हैं और एक तू है जो उठने का ही नाम नहीं ले रही। चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कितनी बार कहा है माँ, मैं विवाह किसी राजकुमार से ही करूंगी। हाँ हाँ, तुझ में लाल जो जड़े हैं, अब उठ, आने वाले हैं वो लोग, उनसे मना कर दो माँ। धीरे बोल कलमुई, अगर किसी ने सुन लिया तो 7 गांव तक कोई रिश्ता लेकर नहीं आएगा तेरा। अपनी माँ के कहने पर चारू तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसने देखा एक बूढ़ी काली सी दिखने वाली औरत और एक बेहद गंदा दिखने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। चारू अपनी माँ से बोली, ये कौन है? ये मोहनलाल है और ये इनकी पत्नी आशा है। इन्होंने तुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है। पसंद करने से पहले मुझसे एक बार तो पूछ लेते, इनकी शक्लें तो काली हैं। जब माता पिता इतने काले हैं तो इनका बेटा तो फटे हुए आलू की तरह दिखता होगा। अरे धीरे बोल कलमुई, दामाद जी के पास पूरे 2 बीघा जमीन है, तेरी सारी जिंदगी आराम से कटेगी। बाहर में गए ऐसा आराम मुझे नहीं चाहिए आराम। चारू की बात सुनकर वो दोनों गुस्से में खड़े हो गए। अरे मैंने इतनी बदतमीज लड़की नहीं देखी। हमें यहाँ पर क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया है समधन जी? अरे काहे की समधन जी, ऐसे कैसे बन गई समधन जी ये तुम्हारी? अरे कैसे मिर्च निकल रही है इस लड़की की जीभ से, मेरे लड़के को फटा हुआ आलू बोल रही है ये। हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? चलिए यहाँ से। इतना कहकर मोहनलाल और आशा वहाँ से चले गए और विमला सर पकड़कर बैठ गई। तभी वहाँ पर चारू की दोस्त मोहिनी मटकी लेकर आ गई। चारू मोहिनी के साथ पानी भरने जंगल चली गई। मोहिनी जंगल में एक कुएं से पानी भरने लगी। तभी उन दोनों के कानों में किसी बुजुर्ग के कराहने की आवाज टकराई। लगता है कोई बुजुर्ग बेचारा जमीन पर गिर गया है। अरे तो गिरने दे, मुझे क्या, अब क्या ये राजकुमारी गिरे हुए बुढ़ों को उठाने के काम करेगी? ऐसे नहीं बोलते चारू, हो सकता है कोई बुजुर्ग गीली जमीन पर गिर गया हो। मेरे हाथ में रस्सी है, नहीं तो मैं खुद जाकर देख लेती। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो देखना ही पड़ेगा। चारू ने देखा कि एक साधु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ उठने की कोशिश कर रहा था। चारू उसकी ओर पहुंचकर बोली, ये क्या बाबा, मुझे तो लगा था आप गिर गए होंगे, लेकिन आप तो पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए हैं। जुबान मत चला लड़की, मुझे हाथ पकड़कर उठा। ना बाबा ना, आपके हाथ पकड़ने से तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे और राजकुमारी अपना हाथ ऐसे वैसे को नहीं देती। राजकुमारी? अरे नादान लड़की, मेरी कमर में मोच आ गई है। अगर तुम मुझे उठाने में मदद करेगी तो तू वाकई राजकुमारी बन जाएगी। चारू ने साधु को पकड़कर उठा लिया। ये लो बाबा, मैंने तुम्हें पकड़कर उठा दिया, लेकिन मुझे तो अपने अंदर कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। लगता है तेरी इच्छा किसी राजा से शादी करने की है। आपको कैसे पता? तेरी बातें सुनकर। तेरी जीभ तो कैंची की तरह कतर कतर चलती है, लेकिन है तू सुंदर। मांग, क्या मांगती है? साधु की बात सुनकर चारू मजाक उड़ाने वाले अंदाज में साधु की ओर देखने लगी। मेरी तरफ ऐसे मत देख कन्या, मैं कोई मामूली साधु नहीं हूँ। वही तो मैं देख रही हूँ बाबा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं जो भी मांगूंगी आप फट से मेरी मांग को पूरा कर दोगी। लेकिन मत भूलो, कुछ देर पहले मैंने आपको हाथ पकड़कर आपकी उठने में मदद की थी। अगर आप इतने ही पहुँचे हुए साधु हो तो अपनी कमर खुद क्यों नहीं ठीक कर लेते? इतना बोलकर चारुलता जोर जोर से हंसने लगी। चारुलता को हंसता देखकर साधु के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। कुछ बातें साधारण मानव के समझ से परे होती हैं। बेवकूफ कन्या, तेरी हंसी ने मुझे क्रोध दिला दिया है। बोल, क्या चाहती है तू? चारू हंसते हुए बोली, मैं अपना जीवन एक रानी की तरह बिताना चाहती हूँ। बोलो, क्या तुम मुझे ऐसा वरदान दे सकते हो? और क्या तुम्हारा वरदान काम करेगा, या तुम्हारे दिए हुए वरदान का हाल भी तुम्हारी कमर की मोच की तरह होगा? कुछ समय बाद इस राज्य के राजमहल में एक बहुत बड़ा स्वयंवर होने जा रहा है। बहुत से देशों के राजा उस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आएंगे
और वहाँ पर बहुत ही सुंदर राजकुमारी अभी अपने वर तलाशने राजमहल में आएंगी। तू स्वयंवर में चली जाना। तुझे देखकर कोई भी उन दूसरी राजकुमारियों को पसंद नहीं करेगा। सबकी नजर तुझ पर ही जाएगी। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार कर लेना। क्या तू वाकई ऐसा चाहती है? कितनी बार बताऊं? हाँ, मैं वाकई राजा से विवाह करना चाहती हूँ और राजकुमारी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ। राजकुमारियों का जीवन देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है बेवकूफ कन्या, लेकिन उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां होती हैं शायद तुझे इसका अंदाजा नहीं है। जा, मैंने तुझे वरदान दिया, जैसे ही तू स्वयंवर में जाएगी हर कोई राजा तुझसे ही विवाह करना चाहेगा। इतना कहकर साधु क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। चारू हंसती हुई मोहिनी के पास आ गई। क्या हुआ चारू, तू हंस क्यों रही है? चारू ने मोहिनी को हंसते हुए सारी घटना बता दी। ये मजाक का विषय नहीं है चारू, हो सकता है कि वो वाकई कोई बहुत पहुंचा हुआ साधु हो। उसने तुझे वरदान दिया है। पागल हो गई है क्या? उस साधु की कमर में मोच थी, वो उठकर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। भला जो अपनी कमर की मोच का दर्द ठीक नहीं कर सकता, उसके दिए हुए वरदान का क्या भरोसा? जरूर वो कोई पाखंडी साधु था, बेवकूफ कहीं का। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? हो सकता है वो साधु सही बोल रहा हो और तू जो सपना देखती है, क्या पता तेरा सपना सच हो जाए। मोहिनी, अभी तो तभी पता लगेगा ना जब वाकई इस राज्य में स्वयंवर मनाया जाएगा। फिलहाल तो अभी दूर दूर तक कोई सूचना नहीं है कि अपने राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है। चारू उस साधु का मजाक उड़ाते हुए मोहिनी के साथ साथ मटकी उठाए घर पर चली गई। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद पूरे राज्य में राजकुमारियों के स्वयंवर का ऐलान हो गया। स्वयंवर के बारे में सुनकर मोहिनी खुश होती हुई चारुलता के पास आकर बोली, अरे चारू, तूने कुछ सुना? अपने राज्य में एक बहुत बड़ा स्वयंवर होने वाला है। अलग अलग देशों के 4 राजा उस स्वयंवर में भाग लेंगे और अलग अलग देशों की बहुत सी राजकुमारी भी उस स्वयंवर में हिस्सा लेंगी। जिस राजकुमारी को जो राजा चुनेगा वो उस राजा की पत्नी बन जाएगी। इसका मतलब वो साधु सही बोल रहा था। मैं भी बहुत देर से इसी बात के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हमें राजमहल में घुसने की इजाजत मिलेगी। अरे कोशिश करने में क्या जाता है, चल वो आज का ही दिन है। कुछ ही वक्त के बाद वो स्वयंवर शुरू होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाने के बाद तेरे पास पछताने के अलावा कोई रास्ता ना हो। मोहिनी की बात सुनकर चारू की आंखों में चमक आ गई। वो मोहिनी के साथ राजमहल की ओर चली आई।